बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का मौजू है पाकिस्तान के टैक्सेस और उनकी शरई हैसियत। इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक तो थोड़ा सा ब्रीफली टैक्सेशन स्ट्रक्चर, फिर एफबीआर की हिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव्स, फिर फेडरल टैक्सेस कौन कौन से हैं और जो कुछ कलेक्शन का प्रोफाइल देख लेंगे। पॉलिसी और एडमिन रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर मेजर इश्यूज़ क्या हैं टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अलावा फिर शरई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इश्यूज़ हैं, और आखिर में वे फारवर्ड भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे टैक्सेस हैं। फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स कलेक्ट करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के भी टैक्सेस हैं। लेकिन जो ज़्यादातर पार्ट है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करता है, यानी 90% से ज़्यादा जो टैक्सेस है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जिसमें इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी, ये इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर कलेक्ट करता है और ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उसमें जीएसटी ऑन सर्विसेज है, स्टैम्प ड्यूटी है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है, बहुत सारे लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि प्रोविंशियल बॉडीज़ करती हैं, जिसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी और एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट भी है। तो हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे, क्योंकि 90% या उससे ज़्यादा का जो है ना टैक्स कलेक्शन एफबीआर करता है। एफबीआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो फिस्कल पॉलिसी में बनाने में इसका काफ़ी अहम रोल होता है, फाइनेंस डिवीज़न को असिस्ट करता है। और उसके बाद सबसे अहम काम यह है कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, फेडरल टैक्सेस जो हमने ऊपर जिक्र किया। इसी तरह जो डबल टैक्सेशन के माहदे होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, वो भी एफबीआर करता है, और कस्टम से रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स हैं, और इसी तरह जो एफटीएज़ होते हैं दूसरे ममालिक के साथ, उसमें भी कस्टम डिपार्टमेंट या एफबीआर का काफ़ी अहम रोल होता है। उसके अलावा टैक्स बेस को ब्रॉड करना और टैक्स के जो रेट्स हैं उस पे काम करना, टैक्स लॉज पे काम करना, और मुल्क में ऐसा कल्चर परवान चढ़ाना जिसका मतलब हो कि लोगों के लिए ऐसा निज़ाम आप लेकर आएँ जो टैक्स पेयर फ्रेंडली हो, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें और लोग आसानी से टैक्स देना चाहें और उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। थोड़ा सा हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि एफबीआर जो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था और इसका वजूद आया था 1924 में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो क्रिएट किया गया था। फिर 1944 में एक फुल फ्लेज रेवेन्यू डिवीज़न क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। इसी तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस 31 अगस्त 1960 तक ये सिलसिला जारी रहा, और फिर ये एक अटैच डिपार्टमेंट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। फिर आखिर 2007 में आके सीबीआर से इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया गया, और उस वक्त से लेके अब तक यही सिस्टम है। अब इसमें जब हम स्ट्रक्चर की बात की जाए तो चेयरमैन एफबीआर इसको हेड करता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें उसके नीचे बहुत सारे मेंबर्स काम करते हैं। फील्ड फार्मेशन के दफातर हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के डीजीज़ हैं, इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, ऑडिट के हैं, और तरह तरह की चीज़ें हैं। फील्ड फार्मेशन में स्ट्रक्चर ये है कि ओवरऑल कोई 23-24 हज़ार की स्ट्रेंथ है। एफबीआर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में है, और जो फील्ड में है 4 लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स हैं जो बड़े टैक्स पेयर्स के लिए, उनकी आसानी के लिए ये अलहदा से यूनिट्स बनाए गए हैं ताकि उनको आसानी हो और वो अपने जो मामलात हैं वो आके उनके साथ कर लें। क्योंकि इससे पहले ये होता था कि ये सारे मिक्स थे, तो जो लार्ज टैक्स पेयर थे उनको भी इन दफातर में आके काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। उसके अलावा 19 रीजनल टैक्स ऑफिसेज़ हैं, पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और जो कस्टम्स कलेक्ट्रेट हैं वो 21 हैं, ये भी पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। कस्टम्स कलेक्ट्रेट ये क्या करते हैं, ये जो इंटरनेशनल टैक्सेस है वो कलेक्ट करने की ज़िम्मेदारी इन पे है। अब जो फेडरल टैक्सेस हैं उसमें 2 किस्म के टैक्सेस हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स है और अदर डायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 3 मेन टैक्सेस हैं, जीएसटी, और जीएसटी में फिर 2 हैं, एक डोमेस्टिक लेवल पे और दूसरा जो है इंपोर्ट स्टेज पे। उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, और तीसरे नंबर पर कस्टम्स ड्यूटी। कलेक्शन को अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि 1947-48 में जब पाकिस्तान बना तो पहले साल
सिर्फ 448 मिलियन का रेवेन्यू था, सिर्फ 448 मिलियन का। फिर ये बढ़ता गया, 71-72 में आप देख रहे हैं कि 5 अरब से ज़्यादा की कलेक्शन है। फिर 81-82 में कोई 39 बिलियन की कलेक्शन है। फिर 90-91 में 110 की हो गई, और इसी तरह अब 18-19 में आके 3.8 ट्रिलियन या करीब करीब आप कह लें कि 4 ट्रिलियन के करीब ये रकम पहुंच गई। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर आपके सामने है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर पाकिस्तान में कम है, जबकि एडवांस कंट्रीज़ में ये शेयर 50% से ज़्यादा है, 80% तक भी है, लेकिन पाकिस्तान में ये शेयर कम है। फिर नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइलर्स, इस पे बहुत डिबेट भी होती है, बहुत एतराज़ात भी होते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। उसकी कुछ वजूहात हैं, पॉलिसीज़ भी ऐसी रखी FBR ने, और कुछ और माहौल भी ऐसा पैदा किया गया जिसकी वजह से लोग इनकरेज भी हुए और उन्होंने रिटर्न फाइल की हैं। अब आपके सामने आप देखें, इनकम टैक्स फाइलर कोई 8 लाख है 2006-07 में, लेकिन अब ये कोई 28 लाख 30 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है। टैक्स GDP रेशो हमारा ज़ाहिर कम है, कलेक्शन कम है, तो ये रेशो भी कम होगा, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या कंपेरेबल कंट्रीज़ से हम पीछे हैं, इसको और बेहतर होना चाहिए। फिर रिसेंट ईयर्स में बहुत सारी रिफॉर्म्स FBR में इंट्रोड्यूस की गई। गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी कोशिश की कि इस इदारे को रिफॉर्म किया जाए, इसमें बेहतरी लाई जाए, जिसमें अहम बात ये थी कि जो कारपोरेट टैक्स रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। आप देख रहे हैं ये 1992 में 55 से 66% इनकम टैक्स के रेट थे कारपोरेट सेक्टर के लिए, लेकिन बाद में 2013 ऑनवर्ड ये कम होना शुरू हुए, और अब 2019 में जाके 29% पे आ गए हैं। इसी तरह एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 में आया कि बहुत सारे लोग अपना जो एसेट थे वो दूसरों के नाम पे रख लेते थे, इस तरह टैक्स एवेड कर लेते थे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल टैक्सेशन, जो नॉन फाइलर्स थे उनको डिस्करेज करने के लिए उनके लिए हायर रेट्स रखे गए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पर, तो इसका भी इम्पैक्ट हुआ। फिर उन्होंने रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया, और ये रुझान बढ़ा है, उसमें इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है। उसके अलावा फिर जो CNIC है उसको NTN का दर्जा दे दिया गया है। अब तमाम मैटर्स में जिस तरह NTN पहले होता था, अब उसको CNIC उसकी जगह ले चुका है। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, इस पे भी ड्राइव 2014 से शुरू हुई, उसका भी अच्छा इम्पैक्ट हुआ। पर इसी तरह जो रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स हैं, सेल टैक्स के लोग हैं, उनको भी रजिस्टर्ड करने की कोशिश की, उनका रिकॉर्ड अपडेट करने की कोशिश की, और रिटेलर्स के साथ भी यही मामला है। रिफ़ंड में बड़े मसाइल रहते थे, और जो इन्वेस्टर थे, जो टैक्स पेयर थे, उनको शिकवे रहते थे, तो लेकिन अब ये सिस्टम काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। जो उनकी रिफ़ंड्स की अमाउंट है वो उनके अकाउंट्स में चली जाती हैं, और बहुत ज़्यादा उनको चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसी तरह ऑडिट में भी कुछ ना कुछ बेहतरी लाई गई है, और इसी तरह जो टैक्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टरी शाया की गई पहली दफ़ा 3 साल पहले, और इसी तरह जो टैक्स एवेडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी कैंपेन चलाई गई। टैक्स पेयर फैसिलिटेशन काफ़ी ज़्यादा हुई है इस पिछले 5-6 साल में, बहुत ज़्यादा हुई है, और ये इसको कोई भी जो टैक्स पेयर FBR के साथ राब्ते में इसको महसूस कर सकता है। और जो इस कस्टम है उसमें एक V-बॉक्स सिस्टम लाया गया है, जिसमें स्पीडी क्लियरेंस है, सारी चीज़ें ज़्यादा जहमत के बगैर जो है ना कोई भी इम्पोर्टर क्लियरेंस करवा लेता है। इसी तरह चाइना जो हमारा मेजर पार्टनर है इंपोर्ट के हवाले से, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का भी आखिरी मराहिल में है। ये शुरू हो जाएगा तो इससे बहुत सारी आसानी हो जाएगी। आप देख लेते हैं मेजर इश्यूज़ क्या हैं हमारे टैक्सेशन के। एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए वो नहीं है, लाइक एग्रीकल्चर, और इस तरह बहुत सारी सर्विसेज भी हैं। और उसके बाद बड़ा इशू ये है कि हमारे जो कलेक्शन है वो चंद सेक्टर हैं जो जहाँ से बहुत ज़्यादा कलेक्शन आती है और बाकी से बहुत कम आती है। ये एक रिस्की एरिया है, इसको ठीक होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो अंडरग्राउंड इकानमी है, डॉक्यूमेंटेशन का मसला है, टैक्स एवेजन है, ये वैसे तो सारी दुनिया में ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी अच्छा खासा ये एक मसला है।
अच्छा, इसी तरह जो टैक्स का कल्चर है वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा हम इसको नहीं परवान चढ़ा सके। टैक्स लॉस का भी बहुत हालांकि सिंप्लीफिकेशन हुई है, लेकिन अभी ज़रूरत है कि मज़ीद इसको सिंपल किया जाए। कुछ एग्जम्पशंस भी जस्टिफाइड नहीं है। जो ट्रेड टैक्सेस हैं उसमें सबसे बड़ा मसला स्मगलिंग और वैल्यूएशन का है। अगर ये दोनों चीज़ों को एड्रेस किया जाए तो कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इन इश्यूज़ की वजह से अब क्या हो रहा है कि एक टैक्स गैप है, यानी पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन हमें टैक्स कम मिल रहा है। 2011 में एक जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक 1.8 ट्रिलियन का गैप था, जो कि अब अंदाज़न बढ़ के 4 ट्रिलियन हो चुका है। अब जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस्लामिक किसी भी मुसलमान मुल्क में ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स नहीं लगाए जा सकते, टैक्स तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बुनियादी उसूल क्या है वो हमें कुरान की इस आयत से रहनुमाई मिलती है कि वयसअलूनक माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़, कि यानी वो क्या ख़र्च करें। तो उसका जवाब यह है कि जो उनकी ज़रूरत से ज़ायद हो। यानी टैक्स करते हुए सबसे बुनियादी बात जो आपने ये देखनी है कि टैक्स पेयर कहीं ओवर बर्डन ना हो जाए, कहीं उसकी इस्तात से ज़्यादा ना हो जाए, और उसकी सिर्फ सरप्लस वैल्यू पे टैक्स लगाया जा सकता है और उसकी वेल्थ पे लगाया जा सकता है, इनकम पे नहीं। ओवर बर्डन उनको ना किया जाए और वो टैक्स जो है ना वो ऑपरेसिव ना हो। और क्या होना चाहिए, सिंपल भी होने चाहिए, आसान भी होने चाहिए, यानी उनको पे करने में भी आसानी हो। अब हम अगर इसकी रोशनी में देखें और जो हमारे पास जो टैक्सेस है या बहुत सारी मुसलमान दुनिया में, वो अनफॉर्चुनेटली रिग्रेसिव भी हैं, ऑपरेसिव भी हैं। मिसाल ये है जिस तरह जनरल सेल्स टैक्स है, अब इसमें एक रेट है 15% या 17% जो भी, तो जो बंदा भी ख़रीदारी करता है, चाहे उसकी आमदन जो है बहुत कम है, चाहे वो अरबपति है, लेकिन ये है कि उनको एक ही जैसा टैक्स देना पड़ रहा है। यानी एक फ़कीर से फ़कीर बंदा भी कोई अगर साबुन जाके ख़रीदता है तो वो भी उतना ही टैक्स देगा जितना एक बहुत अमीर आदमी उस पर टैक्स दे रहा होगा। यानी ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको हम कहें कि ये कोई शरई चीज़ है, इसको ठीक होना चाहिए, एड्रेस करने वाली चीज़ है। इसी तरह वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट अब हमारे पास नहीं है, कभी होता था लेकिन अब नहीं है, जबकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वेल्थ को जो है टैक्स किया जाना चाहिए, जबकि हमारे सिस्टम में वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस हैं, यानी ये भी नाइंसाफ़ी है कि फेडरल टैक्सेस भी हैं, प्रोविंशियल भी हैं, लोकल बॉडीज़ के टैक्सेस हैं, रोड टैक्स है, टोल टैक्सेस हैं, और बेशुमार किस्म की फ़ी है, रजिस्ट्रेशन है जो लोगों को देनी पड़ती है। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम कह सकेंगे कोई शरई तरीका है। यानी डेफिनेटली लोग ओवर बर्डन भी होते हैं और तंगी भी होती है कि जगह जगह आपसे टैक्स लिया जा रहा है। अब रेट्स पे आ जाते हैं। रेट्स को भी देखा जाए तो मैं समझता हूँ शरई तौर पे ये बहुत ज़्यादा रेट्स हैं। मसलन जीएसटी का रेट 17 से 18% है और कुछ आइटम पे इससे भी कहीं ज़्यादा है। और जो इनकम टैक्स रेट्स मैक्सिमम है इंडिविजुअल्स के लिए वो 35% है। इट इज़ टू मच। इसी तरह कॉरपोरेट सेक्टर जो कि मईशत को चलाने में जिसका बड़ा अहम रोल होता है, उस पर अब गो के बहुत कम हो गया, लेकिन स्टिल 29% है। इसी तरह बहुत सारे विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जो कि एट सोर्स डिडक्ट हो जाते हैं। जिस तरह आपकी सैलरी है, यूटिलिटी बिल है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे है, कॉन्ट्रैक्ट्स पे है, बैंक ट्रांजैक्शंस पे है, इन बेशुमार चीज़ों में विदहोल्डिंग टैक्स है। आप जाते हैं, आपने वो ट्रांजैक्शन किया, आपसे वो टैक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप वहाँ बेबस है। इसलिए ये भी मैं नहीं समझता ये कोई शरई तरीका है कि आप इसी तरह ज़बरदस्ती टैक्स काट लें। फिर किस पे टैक्स लगना चाहिए, ये भी अहम सवाल है। हमारे पास इस वक्त जो बेसिक थ्रेशोल्ड है इनकम टैक्स के लिए वो 6 लाख रुपए का है। अब 6 लाख कोई बंदा जो सालाना कमा रहा है तो वो तो ठीक है, एग्जाम्प्ट है, लेकिन 6 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाएगा तो वो टैक्सेबल अमाउंट में शुरू हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि 6 लाख कोई इतनी बड़ी रकम है कि उससे टैक्स लिया जाए। इसी तरह जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर है वो बहुत ज़्यादा है और डायरेक्ट टैक्सेस का कम है, जबकि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम होना चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा, और वो भी इनकम टैक्स जो वेल्थ टैक्स की शक्ल में ज़्यादा होने चाहिए। अब ये सारा इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हमें इस तरह भी देखनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ है।
1979 में ज़कात और उशर हमारे मुल्क में सिस्टम ये लागू किया गया, लेकिन ये है कि उसकी कलेक्शन कोई ज़्यादा ऐसी अच्छी नहीं रही। 1980 में 1 अरब से कम थी। 2014 में यानी आप देखें 34 साल बाद वो अभी 5 अरब तक नहीं पहुंची, और इसी तरह 2019 में वो 7 अरब मुश्किल से पहुंची है, जो कि जीडीपी का 1% भी नहीं बनती। तो अब मसला ज़कात के साथ नहीं है। ज़कात का सिस्टम बहुत अच्छा है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए इससे अच्छा क्या टूल हो सकता है, लेकिन हमने उसको ज़्यादा प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, जिस वजह से फिर जो ट्रेडिशनल टैक्सेस हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुझान हो गया और लोगों पे बर्डन भी बढ़ गया। थोड़ा सा वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि हम अपने टैक्स सिस्टम को कैसे शरिया कंप्लाइंट कर सकते हैं, आसान कैसे बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि ज़कात और उशर के निज़ाम को अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ इसको नाफिज़ किया जाए। अगर ज़कात और उशर का निज़ाम आ जाए तो मैं समझता हूँ जो ट्रेडिशनल टैक्सेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एक सफिशेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलना शुरू हो जाएगा। एक बड़ी मईशत है, 22-23 करोड़ लोग हैं। मैं नहीं समझता कि ये को अमाउंट कम होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है। दूसरे नंबर पे फिर जो नंबर ऑफ़ टैक्सेस हैं और ख़ास तौर पे विद होल्डिंग टैक्सेस, उनको कम करने की ज़रूरत है। फिर तीसरे नंबर पे जो टैक्स के रेट्स हैं उनको भी कम करने की ज़रूरत है। जीएसटी 5% अगर हो तो बड़ा मुनासिब है। इसी तरह जो इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट सेक्टर पे टैक्स है वो भी 20% बड़ा मुनासिब है। इसी तरह जो कस्टम ड्यूटीज़ है उस पर 5% फ्लैट रेट लगा दिया जाए तो बड़ा मुनासिब रेट है। इसके बाद फिर जो इनकम के बजाय आप वेल्थ को टैक्स करें। फिर जो सिस्टम है पेमेंट्स का उसको आसान बनाएं। आसानियाँ हुई हैं लेकिन फ़र्दर आसानियाँ करने की ज़रूरत है, और ये लाजमन जो भी पॉलिसी बनाएं देखें कि टैक्स पेयर ओवर बर्डन ना हो, उन पे कोई बहुत सारे उनके ऊपर टैक्सेस ना हो, उनके रेट ज़्यादा ना हो। इसी तरह जो आपका बेसिक थ्रेशोल्ड है मैं समझता हूँ 6 लाख से बढ़ाकर इसको 20 लाख करना चाहिए, और जो लो इनकम ग्रुप्स हैं और स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको एग्जेम्प्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ लेक्चर ख़त्म करने से पहले गुजारिशात करना चाहता हूँ कि अब एफबीआर का जो टैक्स सिस्टम है पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुका है, टैक्स पेयर फ्रेंडली भी हो चुका है, पहले से ज़्यादा एफिशिएंट भी है। अगर आप कभी एफबीआर की वेबसाइट विज़िट करें तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि अब इसमें बहुत सारी फैसिलिटेशन हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन बैठ के कर सकते हैं। आप अपना इनकम टैक्स, सेल टैक्स रिटर्न अपने कंप्यूटर पे बैठ के बड़ी आसानी के साथ फिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान आते हैं तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि ये सिस्टम पहले से कहीं बेहतर है, एफिशिएंट है, और वो इसे इनकरेज फील करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।